हम अपना लेक्चर अभी शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर दैट आपको कुछ डाउट है पहले जो आपने सीखा था उसके ऊपर, ताकि 1 to 1 यहाँ पे हम थोड़ा उसे सॉल्व कर पाए? No, sir. नो सर, ओके, नो इशू और नो। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर, दैट इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, कि स्टार्स कैसे बनते हैं, उनकी लाइफ साइकिल क्या है। एंड दिस लेक्चर डिवाइडेड इनटू 2 parts. फर्स्ट पार्ट विल टेक टुडे, एंड द सेकंड दैट इज द डेथ ऑफ स्टार्स, वो हम कल देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 minute। ओके, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन or no? Yes, sir. Okay, so today's class about I think class 5. Yes, today's class is class 5, and in today's class we'll see the stars, all about the star. So before going to see star, जो प्रोसेस है स्टार का, क्योंकि जब यूनिवर्स एग्जिस्ट में आया, नो, आफ्टर द बिग बैंग, तो स्टार्स डायरेक्टली नहीं फॉर्म हुए। आफ्टर 4 मिलियन ईयर्स मैटर बनना शुरू हुआ फ्रॉम द डार्क एज। जो गैलेक्सीज थी, जो नेबुलास थे, वो क्रिएट होना शुरू हुए। एंड आफ्टर 400 मिलियन ईयर्स मैटर, एंड फ्रॉम दैट मैटर स्टार्स बनने का प्रोसेस शुरू हुआ। तो दिस इज ऑल हैपन स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्स क्यों इम्पोर्टेंट है, और व्हाट यू मीन बाय स्टार्स? आपने कभी स्टार्स के बारे में सोचा है कि ये स्टार्स है क्या एक्चुअली, जो आपको नाइट स्काई में दिखते हैं, नो, ब्लिंकिंग सम लाइट स्पॉट्स दिखते हैं, उन्हें हम स्टार्स कहते हैं। बट व्हाट एक्चुअली दी स्टार्स आर? आपको कुछ आइडिया है इसका, और नो? यस, हेलो, हेलो। Yes, sir. Hello. हाँ, आपको स्टार्स के बारे में कुछ आइडिया है? रितिका ऑल्सो देयर, कि स्टार्स होते क्या है एक्चुअली, उनका मीन्स रोल क्या है पूरे यूनिवर्स में? I'm talking about the astronomical stars, not about our Bollywood stars or Hollywood stars. Yes. So actually, uh, star it is a plasma which is held together because of gravity. Okay. Can you Actually, I speak don't it know more about loudly? it. I'm missing some words in your answer. I am with the talking. I said that star is an astronomical object, Okay. a celestial body, and it's formed of a group of plasmas due to gravity. Okay. Okay. Somehow right. It close to right. Stars. एक आप कह रहे हो कि it's an astronomical body which is consisting the plasma and also what? Which is held together because of gravity. Okay, which it's combined, it's intact together due to the gravity. Okay. और कोई बता सकता है व्हाट इज स्टार्स? स्टार्स क्या होते हैं, व्हाट दे डू, और व्हाट इज देयर रोल इन आवर यूनिवर्स? यस, ओके, लेट वी डिस्कस कि स्टार एक्चुअली होते क्या है। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये जो यूनिवर्स है पूरा, ठीक है, इसको कोई तो भी चला रहा है। ओके, देयर इज समथिंग विच एक्चुअली ड्राइव दिस यूनिवर्स।
इसको चला रहा है मीन्स व्हाट, जो भी एक्टिविटीज दिख रही है आपको, सुपरनोवाज हो रहे हैं, ब्लैक होल्स क्रिएट हो रहे हैं, अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, हमें रोशनी मिलती है, वी गेट ए लाइट नो, देन जितने भी एक्टिविटीज हो रही है अर्थ के सॉरी यूनिवर्स में, द ऑल एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टार, ये जो स्टार्स बनते हैं या ये स्टार्स फॉर्म होते हैं, वहां से ये एक्टिविटीज सब शुरू होती है। बिफोर इफ यू ऑब्जर्व बिफोर नो द स्टार बॉर्न, उसके पहले यूनिवर्स जो है ये एक स्टेबल, एक शांत जगह आपको दिखेंगी, जहाँ पे गैस है, जहाँ पे कुछ मैटर है, और वो बहुत ही स्टेबल फॉर्म में है। बट जब ये स्टार बनना शुरू हुआ और वो बनते गए, उसके आगे जो भी प्रोसेसेस हुई, तो उसकी वजह से ये पूरे यूनिवर्स में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होने लगी। वी कैन से दैट स्टार एक्चुअली ब्रिंग द लाइफ इन दिस यूनिवर्स। स्टार्स ने क्या किया, ये यूनिवर्स में एक लाइफ क्रिएट की। ओके, मीन्स हम जैसी लाइफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक एक्टिविटी फॉर्म की पूरे स्टार यूनिवर्स में। तो स्टार्स क्या है, इस यूनिवर्स का एक बहुत फर्नेसेस है। ओके, स्टार इज लाइक ए फर्नेसेस, जहाँ पे फर्नेस में जाने के बाद अलग अलग एक्टिविटीज होती है, अलग अलग नई चीजें बाहर आती है। तो वी कैन से दैट स्टार इज a huge furnace which causes so many effects and results in this universe. तो कभी आपने अगर स्टार्स देखे हैं तो वो कैसे दिखाई देंगे, मीन्स आपने अगर उसे क्लोजली देखा है तो वो ऐसे कुछ दिखते हैं कि इतने ब्राइट होते हैं वो कि यू कैनॉट सी डायरेक्टली टू स्टार विथ योर ओपन आईज और नेकेड आईज। ओके, हमें अलग अलग तरीके के फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं ताकि हम स्टार को स्टडी कर पाए। एंड विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ? एनीबडी कैन आंसर दिस? अर्थ को सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा Sun. है? So sun. सन, राइट। एक अर्थ को सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो है वो सन है, और अर्थ उसके अराउंड ही रिवॉल्व होता है। ओके, आप इमेजिन करो, अगर मैं आपको कहूंगा, जो हम इस लेक्चर के एंड में देखने जा रहे हैं या देखेंगे, कि अर्थ सन जो है ये सबसे छोटे स्टार के टाइप में कंसिडर किया जाता है। हमारा सन जो है ये सबसे छोटा स्टार जो होता है उनके कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। तो यू कैन इमेजिन कि यूनिवर्स में कितने बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, और उनकी पावर, उनकी जो भी जितनी ये है एनर्जी है, वो कितनी बड़ी होती होंगी। ओके, तो ये सब हम धीरे धीरे अभी स्टडी करेंगे। आई एम जस्ट शो यू हियर कि एक स्टार कैसा दिखता है बाहर से, एंड उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो अभी हम देखेंगे कि स्टार एक्चुअली, स्टार को खुद की जो पावर है, एनर्जी है, वो कहाँ से आती है। तो इसका कुछ आइडिया है आपको कि स्टार हैज इट्स ओन एनर्जी, इट्स ओन पावर। जैसे आप अगर मून को देखोगे या अर्थ को देखोगे या एनी यू टेक एनी प्लेनेट, उसको खुद की पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो रिवॉल्व होता है, वो लाइट लेता है स्टार्स से। बट सन और स्टार हैज इट्स ओन पावर, पावर हाउस होता है उसका। तो वो पावर कहाँ से आती है स्टार को? यस, Sir, nuclear reactions. यस, न्यूक्लियर रिएक्शन से आती है। तो जैसा हमने कल के लेक्चर में देखा था, कल हमने पूरे यूनिवर्स का एक रोड मैप स्टडी किया था, फ्रॉम द बिग बैंग टू टिल टुडे, कि यूनिवर्स में क्या क्या एक्शंस हुई। तो उसमें एक स्टेप ऐसा भी आया था कि आफ्टर 400 मिलियन ईयर्स जो यूनिवर्स इन्फ्लेट होता गया, उसकी वजह से वो कोल्ड होता गया। एंड जैसा यूनिवर्स कोल्ड होना शुरू हुआ, तो मैटर बनना शुरू हुआ यूनिवर्स में। मीन्स नो एटम्स, लाइट वेट एटम्स लाइक हाइड्रोजन के एटम बनना शुरू हुए, हेलियम के एटम बनना शुरू हुए। और वो मैटर जब बनना शुरू हुआ, तो आपको पता है कि मैटर का और ग्रेविटी का रिलेशन है। तो जैसा ही मैटर बनना शुरू हुआ इतने ह्यूज क्वांटिटी में, ह्यूज मासेस में, तो ग्रेविटी का फोर्स भी एग्जिस्ट करने लगा या इफेक्ट दिखाने लगा। एंड ड्यू टू दैट डांस बिटवीन दिस मैटर एंड ग्रेविटी, नेबुलाज फॉर्म होने लगे। नेबुलाज, यस्टरडे आई टोल्ड यू कि इट्स एन स्टेलर नर्सरीज, मीन्स जहाँ पे स्टार्स पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं जहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स आपको दिखाई देंगे। तो आवर स्टार, एवरी स्टार form from the nebula. So stars
में जो आपने कहा कि उनको जो एनर्जी मिलती है वो हम देखेंगे फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, हम शुरुआत करेंगे एंड धीरे धीरे दैट एनर्जी हाउ क्रिएट ऑल दिस नो सब्सटेंस एंड स्टार्स। तो स्टार्स को खुद की एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। अभी यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन एक केमिकल रिएक्शन है जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखना है एग्जैक्टली होता क्या है। इसके पहले भी मैंने आपको शायद बताया होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है। उससे पहले थोड़ा टेक्स्ट देखेंगे कि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जो न्यूक्लियाई में मीन्स न्यूक्लियस में होता है एटम के, और उसकी वजह से इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ओके, देन सेकेंड, फ्यूज ऑफ टू एटम टुगेदर टू बिकम एन सिंगल एटम। कि इसमें होता क्या है कि दो एटम्स को फ्यूज किया जाता है एक दूसरे में ताकि वो एक सिंगल एटम बन पाए। एंड इसमें जो होता है कि जो फाइनल मास आता है, मीन्स ऐसा कंसिडर कीजिए कि ये एक एटम है, इसका सर्टन मास है m1, और दूसरा यहाँ पे एक एटम है, उसी एलिमेंट का एटम है, उसका भी मास आपको लगभग सेम ही मिलेगा m1। ओके, ये दोनों m1 के मासेस है, एटम है सॉरी। और ये दोनों को अगर मैं एक साथ फ्यूज करता हूँ, एंड फॉर दैट फ्यूजन यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स, और वो फोर्स सिर्फ स्टेलर या कॉस्मिक लेवल पे ही बन सकता है, और वो ग्रेविटी के कारण बनता है। तो इतने बड़े फोर्स के कारण ये जो दो एटम है वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं एंड इट बिकम्स ए सिंगल एटम। इसीलिए इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। मीन्स व्हाट, जो एटम का न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज होता है एक्चुअली एक दूसरे में और एक सिंगल एटम बनता है। तो इसमें होगा क्या फिर कि आप बोलोगे कि यहाँ पे जो फाइनल मास आपको मिलेगा वो होगा m1 प्लस m1, मीन्स समथिंग हम कंसिडर करेंगे कि m2 मिला है हमें। ओके, फाइनल मास इसका। बट एट एक्चुअल जब आप इसे मेजर करोगे तो ये आइडियली कितना होना चाहिए, m2 होना चाहिए। ओके, सपोज आप मान लीजिए ये 5 है और ये 5 है, तो अगर ये दोनों एटम को हम फ्यूज करें तो आइडियली इसका मास होना चाहिए 10। बट एक्चुअली और इन रियलिटी इसका जो मास होता है वो होता है लेस देन 10, और जो भी मासेस होते हैं इनके ये लेस देन 10 होते हैं। तो जो मास रिडक्शन होता है यहाँ पे कि आफ्टर फ्यूजिंग दिस टू एटम्स टुगेदर, और जो मास रिड्यूस होता है वो मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। यहाँ पे जो हमें मिलेगा m1 सॉरी m2 माइनस m-2, ये एक्चुअल मास है। इससे जो मिलेगा डिफरेंस वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। ओके, एंड एज पर द एनर्जी कन्वर्जन फॉर्मूला और एनर्जी इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे क्या होता है, जो मास होता है, ये मास जो रिड्यूस हुआ है यहाँ का, ये वो मास होता है। एंड जो c है मीन इट इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, मीन्स लाइट का स्पीड जो है ऑलमोस्ट जो है वो 3 से 3.5 लाख तक है पर किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका अगर स्क्वायर लोगे तो इतना बड़ा आपको अमाउंट मिलेगा। एंड इफ यू मल्टीप्लाई दैट अमाउंट विद दिस रिड्यूस मास, तो आपको एनर्जी मिलेगी कि इतनी एनर्जी वहाँ पे आपको मिलती है इन न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये इतनी एनर्जी होती है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि ये स्टार को एनर्जी या पावर देने का काम करती है। तो ये रिएक्शन जो है, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, ये स्टार में होता है। अभी ये स्टार में कब इग्नाइट होता है, मीन्स व्हेन गेट दिस न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट इन हैपनिंग नेबुलाज और गैस क्लाउड। तो ये कब होता है, जब गैसियस क्लाउड्स जो होते हैं, मान लीजिए ये गैस का क्लाउड है, ड्यू टू इट्स डेंसिटी एंड मैटर मास जो इनका बढ़ता है एंड डेंसिटी बढ़ती है, तो द ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेविटी फोर्स स्टार्टिंग टू अप्लाई ऑन दिस एरिया। यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेविटी फोर्स अप्लाई होना शुरू होता है, और वो इतना होता है कि इट्स क्रिएट एक्चुअली, इसकी वजह से
इसका फ्यूजन होना शुरू होता है। ये जो दो एटम्स है एलिमेंट्स के, इनका फ्यूजन होना शुरू होता है ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स। ओके, और उसकी वजह से क्या होता है, जो मैंने कहा आपको कि जो फ्यूजन में मास रिडक्शन होता है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ह्यूज एनर्जी में। एंड इसके लिए हमें चाहिए बहुत सारा फोर्स। अभी जो फ्यूजन रिएक्शन है वो हम अर्थ के ऊपर या मैन्युअली नहीं कर सकते इन दिस अमाउंट। जो स्टार बनाने के लिए जितना हमें चाहिए फ्यूजन, वो हम मैन्युअली नहीं कर सकते। वो सिर्फ सेलेस्टियल लेवल पे ही होता है, जहाँ पे बहुत सारा मास है और बहुत सारी ग्रेविटी है, और वो ग्रेविटी इस मास को कॉम्प्रेस कर रही है। एंड ड्यू टू दैट कॉम्प्रेशन इट्स स्टार्टिंग टू हीट अप, ये हीट होना शुरू होता है। एंड एक बार उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, तो मैंने जैसे आपको कहा कि टेम्परेचर बढ़ता है मीन्स क्या होता है, the atoms or the molecules in that particular elements getting started to vibrate। ये वाइब्रेट होना शुरू होते हैं एटम्स। एंड इन दिस वाइब्रेशन एक ऐसा स्टेज आता है कि ये दो एटम्स एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, तो ये इस तरीके से हर स्टार को अपनी एनर्जी मिलती है और वो स्टार्ट करते हैं इग्निशन। तो यहाँ पे एक डायग्राम से हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसा वर्क करता है। यस्टरडे जैसा मैंने आपको बताया कि जो यूनिवर्स बना था आफ्टर बिग बैंग, तो जो पहला एलिमेंट था लाइट वेट एलिमेंट वो हाइड्रोजन था, क्योंकि हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, जिसमें होता है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। ओके, बट देयर आर ऑल्सो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स मालूम है क्या होते हैं आपको? यस, in your school chemistry do you have this atom molecules syllabus? तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग। यस, I know what size of isotopes. ओके, यस, Isotopes. So 1 second, it's breaking. So can you hear? It has same number of protons but different number of neutrons. ओके, यस। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं एक्चुअली, कि एक ही एलिमेंट होता है बट उसके न्यूक्लियाई में जो है, जैसा हमें पता है कि हर एटम के न्यूक्लियाई में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एक एलिमेंट के एटम में अगर प्रोटॉन्स है एंड न्यूट्रॉन्स अगर अब्सेंट है या कम है, तो उस एलिमेंट के आइसोटॉप्स उसे कहा जाएगा। मीन्स हाइड्रोजन का अगर एक आइसोटॉप आप लोगे, जिसे डिटेरियम भी कहते हैं, एंड आई थिंक वन मोर नेम इज देयर, ड्यूरेनियम भी है शायद। तो उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन्स, बेसिकली आप अगर हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक होता है एंड द प्योर हाइड्रोजन और द बेसिक हाइड्रोजन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ओके, बट व्हेन द एडिशनल वन न्यूट्रॉन इज देयर ना, तो ये बनेगा हाइड्रोजन का आइसोटॉप। फिर कभी कभी क्या होता है, प्रोटॉन एक होता है, कभी न्यूट्रॉन भी दो आएंगे। न्यूट्रॉन इज बेसिकली न्यूट्रल एलिमेंट, इट डोंट हैव एनी काइंड ऑफ चार्ज, तो वो दो भी होते हैं। और प्रोटॉन एक होता है, इलेक्ट्रॉन एक होता है। तो इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इज द सेकेंड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसे हाइड्रोजन के बेसिकली 3 आइसोटॉप्स है। तो वो 3 आइसोटॉप्स का यहाँ पे फ्यूजन होना शुरू होता है। तो इसे सिंपल वे में यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोजन का यहाँ पे बताया है कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसा होता है। कि हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन में आप एक प्रोटॉन्स
और ये न्यूक्लियाई में इसे हम सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, और ये न्यूक्लियाई में इसे हम कह सकते हैं कि एक दो प्रोटॉन्स है सेम SI, अगर ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए तो ये बन जाता है हीलियम का एटम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 प्रोटॉन्स होते हैं उनके सेंटर में। तो उसमें जो मास रिड्यूस होता है वो मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो ये हाइड्रोजन फ्यूजन या हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है। तो ये सेम रिएक्शन स्टार बनने से पहले नेबुला में क्रिएट होना शुरू होती है ड्यू टू द इमेंस ग्रेविटी फोर्स। ओके, ऐसा नहीं कि पहले स्टार बनता है और उसके बाद ये न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है। बिफोर एक्चुअली स्टार बॉर्न, ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नेबुला में होना शुरू होता है। ओके, और एक बार वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू होना शुरू हुई तो इट इज लाइक ए चेन रिएक्शन, क्योंकि क्या होता है इसमें बहुत सारी एनर्जी बाहर आती है। वो एनर्जी वापस से जो हाइड्रोजन के एटम्स है उसको हीट अप करती है, उनका टेम्परेचर बढ़ाती है, एंड अगेन दैट हाइड्रोजन एटम गेट फ्यूज इनटू ईच अदर एंड अगेन इट गेट इनटू हेलियम। तो ऐसा ये साइकिल शुरुआत में चलता ही रहता है कि एनर्जी बाहर आती है, वो हाइड्रोजन को हीट अप करती है, हाइड्रोजन एटम फ्यूज होते हैं, हेलियम में कन्वर्ट होते हैं, अगेन एनर्जी बाहर आती है। तो ऐसा साइक्लिक रिएक्शन चलता ही रहता है एक नेबुला में। ओके, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ये जो साइकिल है या ये जो रिएक्शन है ये अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा मास कलेक्ट करना शुरू करता है। जितना मासेस, जितना गैस या जितना हाइड्रोजन वो अपने कोर में अट्रैक्ट करेगा उतना वो करना शुरू होता है। और इस स्टेज को हम कहते हैं प्रोटोस्टार, कि जब ये रिएक्शन चेन रिएक्शन शुरू होता है और वो ज्यादा से ज्यादा मास, नेबुला का जो मास होता है गैस का, वो अपनी ओर खींचने लगता है, तो उस स्टेज को हम प्रोटोस्टार कहते हैं। ओके, तो एक बार ये इतना मास कलेक्ट कर लेता है कि वो अभी सेल्फ इग्नाइट होके खुद में एक फर्नेस टाइप रिएक्शन बना सके, कि उसे अभी ज्यादा मास कलेक्ट करना नहीं पड़े, वो सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम हो जाती है। तो उसे फिर हम कहते हैं कि स्टार क्रिएट हुआ। ओके, जो अब हम आगे देखने वाले हैं एक वीडियो में। सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन और स्टेप्स हैपन व्हेन द स्टार बॉर्न। यहाँ पे आपको समझ में आया क्या हुआ है? इसमें कुछ डाउट है? आगे जाए। यस, जब नेबुला सर एक छोटा सा डाउट था। हाँ बोलिए। सर लाइक जैसे स्टार तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना, लाइक वाइट ड्वार्फ या फिर गैस जाइंट, तो फिर सब में सेम न्यूक्लियर फ्यूजन होती है या फिर कुछ डिफरेंट होता है? स्टार्स जितना भी आप लोगे यूनिवर्स में, जितने भी आपको ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखेंगे जिसे हम स्टार कहते हैं जनरली, वो सब न्यूक्लियर फ्यूजन से ही बनते हैं। जो आपने अभी बताया वाइट ड्वार्फ या सुपरनोवाज या जो भी है आगे न्यूट्रॉन स्टार्स वगैरह, ये एक लाइफ साइकिल का स्टेज है। स्टार का जो लाइफ साइकिल होता है वो अलग अलग स्टेजेस में होता है। तो ये जो स्टेजेस है ये इसका एक पार्ट है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्टार बनना कैसे शुरुआत होता है। ओके, वी आर सीइंग द हाउ स्टार फॉर्मिंग और बॉर्न। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टार स्टेबल मोड में या स्टेबल स्टेज में कैसे रहते हैं, एंड आफ्टर दैट वंस इट्स फ्यूल गेट नो फिनिश, तो उनकी डेथ कैसी होती है और उस स्टेजेस को क्या कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि स्टार बनते कैसे हैं। मैं एस्ट्रोनॉमी के स्टार की बात कर रहा हूँ वंस अगेन, जो बाकी स्टार्स है उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, कि एस्ट्रोनॉमी में जो है स्टार्स हम देखते हैं वो कैसे बनते हैं। तो क्विकली मैं रिवाइज करता हूँ, आप ध्यान दीजिए कि नेबुलास जो होते हैं जिसे हम गैस के ह्यूज क्लाउड्स कहते हैं, उसमें कई जगह पे बहुत सारा मास कॉन्सेंट्रेट होता है, डेंस मास जिसे गैस कहते हैं, हाइड्रोजन गैस।
और फिर उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स अप्लाई होना शुरू होता है। ग्रेविटी उसको एक कॉम्प्रेस करती है एट सिंगल पॉइंट, और उस कॉम्प्रेशन में बहुत सारी हीट क्रिएट होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, और उसके कारण क्या होता है, जो एटम्स है हाइड्रोजन के, वो एक दूसरे में फ्यूज होना शुरू होते हैं, और वो एक दूसरे में फ्यूज होने के बाद इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, कि जो फाइनल एटम बनता है उसका मास एज कंपेयर टू द ओरिजिनल एटम का मास जो है, मीन्स ऐड करोगे तो वो कम आता है, एंड दैट मास डिफरेंस और जो रिड्यूस हुआ है मास, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ओके, अभी यहाँ पे एक फैक्ट मैं बताता हूँ कि यूएस में और चाइना में बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन मैन्युअली क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं, और सक्सेस भी हमें मिला है कुछ परसेंटेज में। तो इसमें होता क्या है, अगर यहाँ पे लेजर का यूज किया जाता है टू फ्यूज टू एटम्स इन ईच अदर, तो अगर मैं लेजर का यूज करूँ बाय यूजिंग, कंसिडर कि 2 मेगा जूल या मेगावाट कह लीजिए, कि सॉरी 10 मेगावाट लेजर का यूज करके मैं 2 एटम को फ्यूज करता हूँ। ओके, तो ये फ्यूजन जो है, ये क्रिएट होने के बाद जो एनर्जी निकलेगी वो होगी ऑलमोस्ट 20 to 30 मेगावाट, मीन्स इसके ऑलमोस्ट डबल होती है या उससे भी ज़्यादा होती है। तो अगर हम ये फ्यूजन कंट्रोल कर पाए और क्रिएट कर पाए अच्छी तरीके से, तो हमें ऑलमोस्ट जितनी एनर्जी हम डालते हैं उससे 100 to 200 टाइम्स रिटर्न मिलेगी। ओके, तो इसीलिए साइंटिस्ट इस फ्यूजन को क्रिएट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी जितनी भी एनर्जी हम क्रिएट करते हैं अर्थ के ऊपर थ्रू बर्निंग कोल्स, बर्निंग फ्यूएल्स, और थ्रू सोलर पावर, जितनी भी एनर्जी क्रिएट करने के सोर्सेस है उनकी इफिशिएंसी बहुत कम है। मीन्स आप अगर उसमें कोल का एग्जांपल लीजिए, कि आप अगर 100 केजी का कोल डाल रहे हैं, तो इसकी थेरोटिकल कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी 50,000 कैलोरीज। ओके, कुछ तो भी ऐसा इसके अराउंड, मीन्स 50,000 कैलोरीज। बट जो एनर्जी वो क्रिएट करता है उसकी जो वैल्यू है या अमाउंट है वो इससे कम होता है, ऑलमोस्ट वो कम होता है 30% से 40% तक। तो जो एनर्जी क्रिएट होती है वो जाती कहाँ पे है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि सब एनर्जी एक ही फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकती, तो एनर्जी कन्वर्ट होने के अलग अलग फॉर्म होते हैं। कि आप अगर ये कोयला जो है, मीन्स कोल जो है, इसे बर्न करोगे तो पहले तो ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, दूसरी लाइट एनर्जी, तीसरी जो है वो कन्वर्ट होती है एंट्रोपी में। एंट्रोपी मीन्स व्हाट, कि एक्सेस एनर्जी अपना खुद का मीडियम ऑफ ट्रांसफर ढूंढ लेती है और वो उसमें कन्वर्ट होके ट्रांसफर की जाती है, तो इसे एंट्रोपी कहते हैं। तो आपके सिस्टम की एंट्रोपी जितनी कम होती है उतनी आपकी सिस्टम इफिशिएंट होती है। आप अगर कभी फ्यूचर में थर्मल इंजीनियरिंग या थर्मल सब्जेक्ट स्टडी करोगे तो आपको सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है, थर्मल सिस्टम। ओके, थर्मल प्लांट, तो उसमें आपको देखा जाता है कि आपकी एंट्रोपी कितनी है उस प्लांट में। आपकी जितनी एंट्रोपी कम होती है उतनी आपकी सिस्टम इफिशिएंट होती है। ओके, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का यहाँ पे मैंने जस्ट एक एप्लीकेशन बताया कि अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट कर पाए और उसे कंट्रोल कर पाए तो वी गेट लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्मॉल अमाउंट ऑफ इनपुट। ओके, तो ये पूरा फ्यूजन रिएक्शन स्टार में होता है व्हेन दे गेटिंग बॉर्न। तो यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? शैल वी गो फॉरवर्ड? Yes, sir. ओके, सो हम अभी देखेंगे आगे कि एग्जैक्टली कैसे ये स्टार बॉर्न होते हैं, उनकी कुछ टर्म्स है। आई थिंक वी हैव ए वीडियो फॉर दैट, सो लेट्स सी दैट वीडियो जिसमें आपको अच्छी से क्लियरिटी आएंगी। ओके, सो उससे पहले ये क्या है सबको पता है? Yeah, sir. Periodic table. पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हमने किस तरीके से बनाया है, क्या इसका लॉजिक है, कोई बताएगा?
यस, आपने सबने ये पढ़ा है आई थिंक ना स्कूल में पीरियोडिक टेबल। यस, चलो बताओ पीरियोडिक टेबल होता क्या है, मीन्स ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो नंबर्स, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है, ये होते क्या है एक्चुअली? These all are chemical elements arranged according to their atomic number. ओके राइट, ये जितने भी आपको नंबर्स या नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, ये एलिमेंट्स के नाम हैं, उनके एटॉमिक नंबर है मीन्स। और ये जो एलिमेंट्स है अलग अलग, ये हमें नेचुरली मिलते हैं और वी फाउंड इट इन नेचुरल स्टेट। जो नेचुरल एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ तक है, कोई बता सकता है? यस, okay, this will your this is your homework, you will tell me or you should tell me that कि इस एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली हमें मिलते हैं एंड कितने एलिमेंट्स है जो हमने बनाए हैं बाय कंबाइनिंग टू बेसिक एलिमेंट्स और मेकिंग सम मॉडिफिकेशन। ओके, तो ये आप बताइए मुझे इन नेक्स्ट लेक्चर। तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि इससे आपको एक थोड़ा सा फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि जब स्टार में एनर्जी बनना शुरू होता है, जो हमने देखा कि दो हाइड्रोजन के एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और हीलियम का एक एटम बनता है। हीलियम कहाँ पे मिलेगा आपको? यहाँ पे, दिस वन इज हीलियम। So, हाँ, यस, can you repeat that question once more? विच क्वेश्चन? Now you gave one homework, right? ओके, जो होमवर्क मैंने दिया है वो ऐसा है कि पीरियोडिक टेबल में हमें पता है टोटल 118 एलिमेंट्स है। ओके, तो Yes. इसमें से नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं कि वो नेचुरली हमें मिलते हैं, वी फाउंड इट Ah, फ्रॉम नेचुरल स्टेट, इन नेचुरल yes. स्टेट। हाँ, यस, It's 94. 94। ओके, और कोई बताएगा? ठीक है, हम देखेंगे इसका आंसर। 94 का मुझे थोड़ा सा डाउट है, आई ऑल्सो इन कंफ्यूजन, बट लेट वी सी इट्स आंसर। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ मैंने ये पीरियोडिक टेबल यहाँ पे क्यों बताया आपको, क्योंकि हम थोड़ा स्टार के फैक्ट के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पे कि जैसा न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और एक हीलियम का एटम बनता है। हाइड्रोजन का एटम आपको यहाँ पे नंबर 1 पे दिखाई देगा और हीलियम का एटम नंबर 2 पे दिखाई देगा। ओके, और इस फ्यूजन से जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि जब दो एटम्स को हम एक साथ फ्यूज कर रहे हैं तब एनर्जी बाहर निकल रही है। अभी स्टार में होता क्या है कि हीलियम जैसा बनना शुरू होता है, तो ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ इटसेल्फ, कि स्टार की खुद की ग्रेविटी होती है जो टुवर्ड्स द कोर एक्ट होती है, तो उस ग्रेविटी की वजह से एंड सो मच टेम्परेचर देयर, तो उसकी वजह से क्या होता है, दो हीलियम के एटम्स भी एक दूसरे के साथ फ्यूज होना शुरू होते हैं, कि दो हीलियम के एटम एक दूसरे के साथ फ्यूज होना शुरू होते हैं और इससे भी एक एनर्जी क्रिएट होती है। ओके, दो नहीं एक्चुअली वो चार बनते हैं, मीन्स दो, चार एटम है ये, दो और दो, दो चार, तो टोटली चार, दो के पेयर में चार हीलियम्स के एटम एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और उससे भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और उससे भी एनर्जी बाहर निकलती है और उससे बनते हैं तीन टाइप के एलिमेंट्स। यहाँ पे लिथियम बन सकता है, देन यहाँ पे आई थिंक, एक मिनट, हाँ कार्बन भी बनता है यहाँ पे। ओके, कार्बन एंड लिथियम ये दो टाइप के एटम्स यहाँ पे बनते हैं और इसमें भी एनर्जी बाहर निकलती है। ओके, तो ऐसा सीक्वेंस चलता रहता है कि इसके बाद कार्बन या लिथियम भी एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और उससे बनता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ये अलग अलग चीजें बनती है। वापस से ग्रेविटी इतनी बढ़ती है, हीट भी इतना बढ़ता है
कि मैग्नीशियम या फिर ऑक्सीजन भी एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और एनर्जी बाहर निकलती है और आगे वो सीक्वेंस चलता रहता है। ओके, सो एज यू सी हियर कि जैसा हाइड्रोजन से हम आगे आगे जा रहे हैं, हीलियम, देन कार्बन, ऑक्सीजन, तो जो एलिमेंट है वो हेवी होता जा रहा है, मीन्स उसका जो मास है वो हेवी होता चला जा रहा है। ओके, सो दिस इज द वन वे कि यहाँ से एक हमने देखा। अभी सेकंड क्या है, आपने अगर न्यूक्लियर फिजन देखा होगा, ये पता है आपको न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन ये क्या होता है? यस, एनी आइडिया? सर एक सिंगल मॉलिक्यूल को अलग अलग एटम्स में ब्रेक करते हैं। ओके, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसका एक मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या देखा हमने कि दो एटम को हमने एक साथ फ्यूज किया। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जो हेवी एलिमेंट्स है फ्रॉम दिस, ये क्या है यू, कोई बताएगा? यूरेनियम। यूरेनियम, यस। यूरेनियम से नीचे या यूरेनियम से जो हेवी एलिमेंट्स है उनके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है उनको हम सेपरेट करते हैं। यहाँ पे भी हमें एनर्जी लगती है टू सेपरेट आउट दिस टू एटम्स, एक दूसरे से हम इसे सेपरेट करते हैं और इसमें जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी कहते हैं या एटॉमिक एनर्जी भी कहते हैं उसे। ओके, तो एक आप फिजिक्स यहाँ पे देख सकते हो कि आप अगर लाइट वेट एलिमेंट से फ्यूज करते चले जाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी इन फ्यूजन, और आप हेवी वेट एलिमेंट से सेपरेट करते जाओगे एटम को तभी भी आपको एनर्जी मिलेंगी। मींस एक साइड से आप फ्यूज कर रहे हो तो आपको एनर्जी मिल रही है, एक साइड से आप उसको सेपरेट कर रहे हो तभी भी आपको एनर्जी मिल रही है। तो ये कहाँ पे जाके स्टेबल होता है, किस एलिमेंट में जाके ये स्टेबल होता है? यस, कोई बताएगा कि यहाँ पे आपको, और जैसा जैसा ये ये जो काउंट है इसका एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का, वो बढ़ता जाता है उतनी ज्यादा एनर्जी आपको यूज करनी पड़ती है टू फ्यूज दैट न्यूक्लियाई। मीन्स जितनी एनर्जी आपको हाइड्रोजन के फ्यूजन को लगने वाली है उससे कई ज्यादा एनर्जी आपको कार्बन के मॉलिक्यूल एटम को फ्यूज करने के लिए लगने वाली है। यहाँ से फिर वो ज्यादा ज्यादा एनर्जी लगनी शुरू होती है। सेम हियर ऑल्सो, कि जितनी एनर्जी आपको यूरेनियम के एटम को सेपरेट करने को लग रही है उससे ज़्यादा एनर्जी आप जैसे यहाँ से नीचे चले जाओगे उतनी एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा लगनी शुरू होती है। तो ये दोनों साइड का जो ग्राफ है वो कहाँ पे जाके स्टेबल होता है या स्टॉप होता है? एनी आइडिया? यस, गेस करो। ओके, ठीक है, मैं बताता सर हूँ। वो हाँ, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा तब स्टेबल होगा। सॉरी, लाइक अगर एटम ब्रेक होगा तो फिर वो फिर नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा तो फिर तब वो स्टेबल होगा। नोबेल गैस नहीं, क्योंकि इसमें स्टेबल नहीं हो सकता वो। मैं कह रहा हूँ कि ये स्टॉप कहाँ पे होगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ना कि स्टार कैसा एक्चुअली वर्क होता है, कि आप मान लीजिए कि ये स्टार है पूरा। ओके, तो इसमें फर्स्ट लेयर में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूजन होना शुरू होता है या होता रहता है। फिर हाइड्रोजन फ्यूजन से जो हेलियम बनता है वो हेवी एलिमेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो वो थोड़ा कोर की तरफ
जाता है, मीन्स हेवी होने के कारण वो सेकेंड लेयर में आपको दिखाई देगा। ओके, फिर यहाँ पे भी जो प्रेशर आता है ग्रेविटी का, उसकी वजह से हीलियम का भी फ्यूजन होता है। फिर हीलियम का फ्यूजन होता है कार्बन में, तो कार्बन उससे भी थोड़ा हेवी है, तो वो उसके नीचे के लेयर में आपको दिखाई देगा। फिर जैसा कार्बन का फ्यूजन होता है ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स, वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन और उसके नेक्स्ट के जो भी एलिमेंट्स है उसमें। तो ऐसा ये हेवी होता होता कोर तक जाता है, एंड एट द सेंटर और एट द कोर ऑफ एनी स्टार ये प्रोसेस यहाँ पे जाके रुक जाती है। ओके, तो हमेशा स्टार जो है वो इसी सीक्वेंस से अपनी एनर्जी बनाता है, कि हीलियम को भी वो कन्वर्ट करता है एनर्जी में इन न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ पे हीलियम का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा कहता है कि मुझे और एनर्जी दो, सॉरी और प्रेशर डालो, ताकि मैं फ्यूज हो सकूं और एनर्जी दे सकूं, तो और भी प्रेशर उसके ऊपर आने लगता है। तो एट द सेंटर ऑफ एनी स्टार एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको एनर्जी कितनी भी आप दो वो फ्यूज नहीं होता, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सक करने लगता है जब वो एलिमेंट यहाँ पे बनना शुरू होता है। ओके, एंड ये प्रोसेस यहाँ तक जाने के लिए मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स लगते हैं। ओके, बट वंस दैट एलिमेंट गेट फॉर्म, तो वो जितनी भी एनर्जी है स्टार में वो इतनी फास्ट सक करने लगता है कि कुछ ही दिनों में ये स्टार को पूरा स्टॉप कर देता है, या फिर स्टार का जो नेक्स्ट स्टेज है लाइफ साइकिल का उसमें कन्वर्ट कर देता है। मीन्स जो प्रोसेस बिलियन ईयर्स तक चल रही थी ड्यू टू दैट मटेरियल और एलिमेंट, वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है स्टार उसकी वजह से। तो वो एलिमेंट कौन सा है? ओके, आई विल टेल यू। वो एलिमेंट होता है आयन। आयन कहाँ पे मिलेगा आपको इस पीरियोडिक टेबल पे, कोई बताएगा? आयन, हेलो, यस, So periodic number 26. पीरियोडिक टेबल के 26. यस। तो आयन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसे फेरस भी कहते हैं। ओके, तो आयन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको एनर्जी सक करता है, वो उसका फ्यूजन नहीं हो सकता या उसका फिजन भी नहीं हो सकता। आप जितनी एनर्जी उसको दोगे, जितना प्रेशराइज करोगे, जितना हीटअप करोगे, वो इतना उतना ही एनर्जी वो लेता रहेगा। तो जब किसी स्टार के कोर में आयन बनना शुरू होता है, तो स्टार की लाइफ साइकिल का डाउनवर्ड कर्व शुरू हो जाता है। ओके, एंड विद इन अ डेज, मैं यहाँ पे ईयर्स भी नहीं बात कर रहा हूँ, विद इन अ डेज स्टार का पूरा ग्रेविटी कोलैप्स हो जाता है ड्यू टू दैट आयन। अभी ये ग्रेविटी कोलैप्स होना ये क्या चीज है हम ये देखेंगे आगे के स्लाइड में, बट यहाँ तक आपको समझ में आया क्या हो रहा है? कि फ्यूजन जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर एलिमेंट के साथ हो रहा है टिल द आयन इज नॉट फॉर्म। एक बार आयन फॉर्म होना शुरू हुआ तो वो एनर्जी सक करना शुरू होता है स्टार की, और पूरी तरीके से फ्यूजन को बंद कर देता है स्टार के। मीन्स इट इज अ स्विच ऑफ या शटडाउन स्विच हम कह सकते हैं। जब आयन बनना शुरू होता है कौन से भी स्टार में, तो वो शटडाउन स्विच शुरू कर देता है पूरे स्टार का। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि फिर ये स्टार जो है ये इतना आपको स्टेबल कैसे दिखाई देगा, या स्टेबल क्यों दिखता है? इतने बड़े बड़े एनर्जी फोर्सेस वगैरह उसके ऊपर लगते हैं। तो नेक्स्ट, हाँ, इस स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये स्लाइड आपको ब्लैंक मैंने इसीलिए रखी है कि ताकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँ कि अभी जो स्टार, एक मैं यहाँ पे ड्राइंग यहाँ पे निकालता हूँ, मुझे सिर्फ उसका एक सिग्निफिकेंस मुझे बताइए। दिस इज ए माउंटेन, ये एक माउंटेन है, और इसके ऊपर मैंने एक बड़ी सी गेंद या बड़ा सा एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया है इन स्टेबल।
तो इस पोजीशन को आप क्या कहोगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट? यस, आप कंसिडर कीजिए कि एक बड़ा सा माउंटेन है, उसके एकदम टॉप पे मैंने एक सर्कुलर बॉल जैसे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है और वहां पे वो स्टेबल है। तो हम इसे कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में है, बराबर है? इक्विलिब्रियम में है। इसका जो पोजीशन है, इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्स है, वो इक्विलिब्रियम में है। हम कह सकते हैं ऐसा? यस? Yes, sir. ओके। तो बट मैं इसमें थोड़ा सा एडिशनल करता हूं कि अगर मैं इस इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं तो क्या होगा? अगर मैं किसी एक साइड से इसको थोड़ा सा फोर्स देता हूं, डिस्टर्ब करता हूं, तो इस इक्विलिब्रियम का क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट एक तो यहां से फॉल होगा, नहीं तो यहां से फॉल होगा, राइट? ओके। और फिर ये एक बार फॉल होने के बाद वापस से ऊपर आएगा ऑटोमेटिकली? No, sir. नो। व्हाई? because when it tried to come up again on top position, उसको एक फोर्स जो है वो नीचे लाने की ऑलरेडी कोशिश कर रहा है या ऑलरेडी एक्ट कर रहा है। वो कौन सा फोर्स है? यस, Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा धक्का दूं या पुश करूं तो ये नीचे आएगा, एंड अगेन ड्यू टू ग्रेविटी अगर ये ऊपर भी जाना चाहे तो ये ऊपर नहीं जा सकता। तो इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम तो है बट ये अनस्टेबल है। मींस व्हाट? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको डिस्टर्ब करे तो ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकता इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? मान लीजिए कि ये दो माउंटेन्स है ऐसे, ओके, और इसके बीचों बीच यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, बॉल, और दिस इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, बट किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर इसे मैं पुश करता हूं तो ये क्या होगा? यहाँ पे ऊपर जाएगा, बराबर है? बट वंस द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स गेट रिड्यूस और फिनिश, वो क्या होगा? फिर से नीचे आएगा इन दिस पोजिशन। ओके, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, मीन्स एज टाइम बीन वो धीरे धीरे फिर से इक्विलिब्रियम में जाएगा। तो इस स्टेट को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर मूवमेंट हो रहा है एंड व्हेन यू रिमूव दैट एक्सटर्नल फोर्स, द ऑब्जेक्ट गेट ऑटोमेटिकली इन इट्स नेचुरल स्टेट और इक्विलिब्रियम स्टेट, उसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि जो फोर्सेस है दो, एक तो ग्रेविटी का और जो एक्सटर्नल, वो दोनों इसको बराबर एक्ट हो रहे हैं टू कीप इट इन स्टेबल पोजीशन। तो इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। स्टार में भी ऐसा होता है। अगर कोई स्टार है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ड्यू टू दैट फ्यूजन बहुत सारा टेम्परेचर होता है एंड प्रेशर भी क्रिएट होता है। सो दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्चुअली पुशिंग द स्टार सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन। कि ये जो फ्यूजन रिएक्शन होता है उसकी वजह से टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ता है स्टार के कोर में या स्टार के अंदर। उसकी वजह से स्टार को बाहर की तरफ पुश करना शुरू होता है। ओके, इसे हम एक्सप्लोजन फोर्स कह सकते हैं। एंड जैसा आपको पता है कि स्टार में अगर फ्यूजन होता है, मीन्स न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो मास भी क्रिएट होता है, एंड ड्यू टू दैट मास ग्रेविटी एक्टिंग टूवर्ड्स द कोर, ग्रेविटी टूवर्ड्स द कोर एक्ट होनी शुरू होती है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को स्टेबल मेंटेन करते हैं। इसकी वजह से स्टार जो है एक स्टेबल कंडीशन में रहता है। अब हम देखेंगे
कि ड्यू टू दैट ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी बढ़ गई, क्योंकि अभी हाइड्रोजन का हेलियम में कन्वर्ट हुआ है, ओके, बट हेलियम को भी आपको अगर नेक्स्ट फ्यूजन करना है हेलियम का, तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगने वाला है। तो हेलियम क्या बोलेगा, इन मेटाफोर में यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हेलियम क्या बोलेगा, मुझे और कॉम्प्रेस करो और मुझे ग्रेविटी फोर्स दो ताकि मेरा भी फ्यूजन हो पाए और मैं एनर्जी क्रिएट कर पाऊँ। तो इसमें क्या होता है, ज्यादा ग्रेविटी फोर्स अप्लाई होना शुरू होता है टूवर्ड्स द कोर टू फ्यूज द हेलियम, ओके। बाद में हेलियम का फ्यूजन होने के बाद जो है हेलियम का भी फ्यूजन होता है और उसमें फिर से टेम्परेचर बढ़ता है एंड अगेन द प्रेशर ऑल्सो गेट राइजेस। तो वापस से फिर से प्रेशर भी बढ़ना शुरू होता है। तो जितना ग्रेविटी बढ़ा था फ्यूजन के बाद उतना ही प्रेशर भी बढ़ता है एंड अगेन वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है स्टार। तो इस तरह से पूरे स्टार को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा जाता है बाय एक्सटर्नल ग्रेविटी एंड इंटरनल प्रेशर। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट होते रहते हैं स्टार में और उसकी वजह से क्या होता है, स्टार जो है ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको दिखाई देता है। नहीं तो इतने बड़े बड़े एक्सप्लोजन अगर स्टार में होते रहेंगे तो वो कब का एक्सप्लोड होता रहेगा, ओके। बट ड्यू टू दिस स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टार हमेशा एक स्टेबल पोजीशन में आपको दिखाई देगा, ओके। बाद में उसके बाद क्या होता है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे आयन बनना शुरू हो जाता है स्टार में, स्टार के कोर में आयन बनना शुरू हो जाता है। और हमने जैसा देखा कि आयन जो है वो एनर्जी क्रिएट नहीं करता, वो एनर्जी सक करता है, मीन्स आयन का फ्यूजन नहीं हो सकता। तो जैसा ही आयन बनना शुरू हो जाता है तो वो फ्यूजन नहीं करता, तो जितनी एनर्जी बनी है स्टार के अंदर उसको सक करना शुरू करता है, उसको यूज करना शुरू करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरनल प्रेशर बना था स्टार में, जिसकी वजह से ग्रेविटी को वो पुश कर रहा था बाहर की तरफ और इक्विलिब्रियम बना था, वो प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। और वो इतना कम हो जाता है कि ग्रेविटी बननी ज्यादा शुरू हो जाती है और वो इतनी ग्रेविटी एक्ट होती है कोर के ऊपर कि वो पूरे मास को एक छोटे से कोर में दबा देती है, कॉम्प्रेस कर देती है। और जब वो कॉम्प्रेस हो जाता है एक सर्टेन लेवल में, तो उसके बाद सडनली उसका एक्सप्लोजन होता है उस कोर का। अभी ये एक्सप्लोजन कब ट्रिगर होता है, ये क्यों ट्रिगर होता है, ये अभी भी साइंटिस्ट को पता नहीं चला। कि एक बार आयन कोर बनना शुरू हुआ तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, ग्रेविटी फोर्स बढ़ना शुरू हो जाता है। वो ग्रेविटी सभी मास को कोर की तरफ ढकेल देती है, कॉम्प्रेस करती है एंड एट सम टाइम वो इतना कॉम्प्रेस हो जाता है कि वो अभी मीन्स उसका लिमिट क्रॉस हो जाता है, कह सकते हैं कि वो स्टार एक्सप्लोड हो जाता है। इसे द अमाउंट और द स्केल ऑफ दिस एक्सप्लोजन उसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसे सुपरनोवा भी कहते हैं, नोवा भी कहते हैं, जनरली उसे एक्सप्लोजन भी कहते हैं, स्टार एक्सप्लोजन। तो ये एक्सप्लोड हो जाता है और वो एक्सप्लोजन कब ट्रिगर होगा, क्यों ट्रिगर होगा, ये किसी भी साइंटिस्ट को अभी तक पता नहीं चला, उसके ऊपर काम चल रहा है, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा जो कौन सा भी स्टार आप अगर लोगे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है जब तक उसके पास फ्यूल है। एक बार फ्यूल खत्म हो गया, मीन्स व्हाट, आयन बनना शुरू होगा, तब उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा एंड स्टार की डेथ आना शुरू हो जाएगी। इसमें क्लियर है, आपको पता चला क्या होता है स्टार में एग्जैक्टली आगे जाए। हेलो, यस, Yes, sir. ओके। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे हम देखेंगे स्टार का लाइफ साइकिल क्या होता है, ओके। तो स्टार का जो लाइफ साइकिल होता है, इसमें यहाँ पे मैंने उसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया है। जो फर्स्ट स्टेज होता है बर्थ का, उसमें क्या होता है, फ्रॉम द क्लाउड और नेबुला स्टार का प्रोटोस्टार बनना शुरू होता है। मीन्स व्हाट, कि वो आसपास के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन लेना शुरू होता है और फ्यूजन होना शुरू होता है हाइड्रोजन का, उसे प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार के बाद की जो प्रोसेस है कि वो हाइड्रोजन एक सिंगल पॉइंट में
कॉन्सेंट्रेट होना शुरू होता है उसे टॉरी फेज भी कहते हैं, जहाँ पे इट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटोस्टार। यहाँ पे फिर यहाँ से दो टाइप के स्टार बनते हैं, एक होता है लो से मीडियम मास का स्टार और दूसरा होता है मैसिव स्टार, हाई मास स्टार। ओके, डिपेंड्स है कि वो कितना उसने हाइड्रोजन मास कलेक्ट किया है, उसके ऊपर ये दोनों टाइप के स्टार बनना शुरू होते हैं। फिर एक बार इनका फ्यूल खत्म हुआ, इसे मेन सीक्वेंस कहेंगे इस स्टेज को। एक बार उनका फ्यूल खत्म होना शुरू हुआ तो जैसा मैंने आपको कहा कि वो एक्सपांशन होना शुरू हो जाता है उसका, कि वो एक तो रेड जायंट बनेगा या सुपर रेड जायंट बनेगा। मीन्स व्हाट, कि फ्यूल अगर खत्म होता है तो ग्रेविटी मीन्स मास कम होता है और ग्रेविटी थोड़ा कम एक्ट होना शुरू होती है और स्टार का नेचुरल जो शेप है वो बढ़ जाता है क्योंकि ग्रेविटी अब कम होती चली जाएगी। ओके, तो इसे सुपर रेड जायंट या सुपर रेड जायंट कहेंगे। फिर उसके बाद एक स्टेज आता है जैसा हमने अभी एक्सप्लेन किया कि अंदर जो है स्टार के वो आयन बनना शुरू हो जाता है और वो एक बार फिर से क्या करता है, स्टार की जो इंटरनल प्रेशर है उसको कम करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से वापस ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट होनी शुरू हो जाती है और कॉम्प्रेस होना शुरू हो जाता है और वो इतना कॉम्प्रेस हो जाता है कि वो एक्सप्लोड हो जाता है और ये डेथ सीक्वेंस चालू होता है। फिर वो एक्सप्लोजन से एक तो प्लैनेटरी नेबुला बनता है उसका या सुपरनोवा बनता है और उसके बाद जो बाकी बचता है उसे वाइट ड्वार्फ कहते हैं। वाइट ड्वार्फ में क्या होता है, जो आयन जो है बना हुआ वो नेबुला में फैल जाता है और जो बेसिक एलिमेंट रहते हैं वो थोड़ा बर्निंग उनका शुरू होता है, वो थोड़े से कम पावर में बर्न होते हैं, इसलिए उसे वाइट, हम ये डिटेल में देखने वाले हैं एक्चुअली वाइट ड्वार्फ और ये क्या है टुमारोज लेक्चर, बट ये डेथ सीक्वेंस यहाँ से चालू होता है। तो आज हमने यहाँ पे इतना स्टडी किया है कि बर्थ कैसा होता है, देन मेन सीक्वेंस जो है स्टार का वो क्या होता है एंड ओल्ड एज में रेड जायंट कैसा बनता है वो। ओके, सेकेंड स्टेज में जो मैंने बताया कि प्रोटोस्टार बनता है, मीन्स व्हाट, वो अपने आसपास के हाइड्रोजन को कलेक्ट करना शुरू करता है। देन फर्नेस स्टार्ट, इस स्टेज में उसका फर्नेस स्टार्ट होता है, मीन्स मेन स्टेज है। हमारा जो सन भी है वो अभी इसी स्टेज में है। देन फ्यूल एंडिंग, जहाँ पे फ्यूल खत्म होना शुरू होता है उसका ओल्ड एज आ जाता है। एंड एंड ऑफ द स्टार, यहाँ से उसका एंड होता है, एक तो प्लैनेटरी नेबुला बनेगा या सुपरनोवा बनेगा और आफ्टर दैट जो स्टार का रिमेनेंस है, मीन्स इसके बाद जो स्टार का रिमेनेंस बचता है वो उसके मास के हिसाब से अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया आएगी, जो मैंने एक्चुअली डिस्कवरी चैनल से लिया है कि प्रोटोस्टार एक्चुअली क्या फॉर्म बनता है। Gravity pulls the dust and gas into a giant swirling vortex. Gravity brings matter together. And when you bring matter together and you squeeze things into smaller spaces, they necessarily heat up. It's a simple law of chemistry. You compress something, you drive the temperature up. Over hundreds of thousands of years, the cloud gets thicker and forms a giant spinning disk bigger than our entire solar system. At its center, gravity crushes the gas into a super dense, super hot ball. Pressure builds until huge jets of gas burst out from the center. That really shows you how violent a process star formation is. These jets are many light years across. Something is literally accelerating material very fast across unimaginable distances. Gravity keeps the pressure on, sucking in gas and dust particles that smash into each other, generating more and more heat. Over the next 500,000 years, the young star gets smaller, brighter, and hotter. Temperatures at its core reach 15 million degrees.
Only at that mind-boggling temperature can atoms of gas begin to fuse together, releasing massive amounts of energy. Just like that, a star is born. ठीक है, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे स्टार जब प्रोटोस्टार के स्टेज में होता है तो वो बहुत सारी एनर्जी मास सक करने लगता है, और एक ऐसी स्टेज आती है कि वो फिर उसको ज्यादा मास सक करने की जरूरत नहीं होती, वो इंटरनल ही जितना मास उसके पास है उसी को फ्यूज करके अपनी खुद की एनर्जी बनाना शुरू करता है। तो इसमें आपने एक देखा होगा कि जो डिस्क रिवॉल्व हो रही थी यहाँ पे गैस की, तो उसके दोनों साइड से एक जेट्स को इजेक्ट किया गया था प्रोटोस्टार स्टेज में। तो वो जेट्स क्या थे एक्चुअली, जब स्टार प्रोटोस्टार बनना शुरू होता है तो वो इतने फास्ट रिवॉल्व होना शुरू होता है वो मास सेंटर का, कि उसकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है ड्यू टू दिस फास्ट रिवॉल्यूशन। और जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई मास अगर आता है और उसका फ्यूजन होता है, तो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो मास इजेक्ट किया जाता है उनके पोल से, क्योंकि यहाँ पे एक पोल होता है और यहाँ पे एक पोल होता है, तो यहाँ से वो इजेक्ट किया जाता है मास, और उसके बन जाते हैं जेट्स, उसे स्टेलर जेट्स भी कहा जाता है। और ये इतने दूर तक जाते हैं, वो कई लाइट ईयर्स तक फैलते हैं यूनिवर्स में। तो इससे हम इजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मास ड्यू टू मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं स्टेलर जेट्स को। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कैसा प्रोटोस्टार से स्टार बनता है। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे न्यू स्टार। अभी न्यू स्टार में एक्चुअली होता क्या है, तो प्लेंटी ऑफ फ्यूल मीन्स बहुत सारा फ्यूल होता है, एंड ग्रेविटी ऑल्सो वेरी मच। तो इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं ड्यू टू द प्रेशर, इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल ग्रेविटी, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है। कोर का जो स्ट्रक्चर होता है स्टार का, वो जब आयन में कन्वर्ट होता है तब जाके ग्रेविटी जो है वो ज्यादा हावी होने लगती है, बिकॉज वाई द आयन सकिंग द एनर्जी विच इज क्रिएटिंग इन द कोर ऑफ दैट स्टार। एंड द कंटेंट ऑफ स्टार जो है, तब तक जो कंटेंट होते हैं स्टार के, वो बेसिकली क्या क्या होते हैं, तो उसमें आता है आपका कार्बन, ऑक्सीजन, देन मैग्नीशियम, देन आपका लिथियम बनेगा, आयन भी बनता है। तो इतने सारे बहुत सारे और भी है, ये सारे एलिमेंट्स जो है ये स्टार में बनते हैं। एंड जब ये स्टार एक्सप्लोड होता है यूनिवर्स में, प्लानिटरी नेबुला बनेगा या सुपरनोवा बनेगा, तो ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्स में स्प्रेड आउट किए जाते हैं। ओके, ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्स में या स्पेस में स्प्रेड आउट होते हैं, और उसी एलिमेंट से फिर प्लैनेट्स बनते हैं, और उसी एलिमेंट से हम बने हैं। तो एक्चुअली वी आर ए स्टार डस्ट, इट इज नॉट ए पोएटिक टर्म, लिटरली वी आर ए स्टार डस्ट। जब स्टार एक बार खत्म होता है तो उसकी जो डस्ट बनती है, मीन्स व्हाट, दिस एलिमेंट्स, उससे हम बने हैं। नॉट वी, ऑल द थिंग्स यू सी ऑन अर्थ, ये सभी स्टार डस्ट से बने हुए हैं। ओके, सो ये एक छोटा सा एक डायग्राम आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको कोर वाइज सेग्रीगेशन दिखाई देगा कि कोर में जो है आयन का एशेस होता है, सिलिकॉन फ्यूजन बनता है, मैग्नीशियम फ्यूजन बनता है, नियॉन फ्यूजन बनता है, ऑक्सीजन फ्यूजन बनता है। तो इस टाइप के लेयर्स ऑफ फ्यूजन बनते रहते हैं स्टार में, जब तक वो पूरा कोर आयन का नहीं बनेगा। एक बार आयन का कोर बनने लगा तो फिर बाद में वो एनर्जी अपने ओर खींचने लगता है। तो दिस इज द टोटल लाइफ साइकिल, जब तक एक स्टार जिंदा है तब तक की। तो इसमें यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ?
यस, एनीबडी हैज डाउट? मैं बाद में आपको पूछने वाला हूँ स्टार कैसे बनते हैं, नॉट टीवी स्टार, हाँ, एस्ट्रोनॉमी स्टार. ओके, सो नेक्स्ट शैल वी फॉरवर्ड. हेलो. Yes, sir. ओके, तो अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टार्स कि अकॉर्डिंग टू देयर मासेस एंड एनर्जी स्टार के कुछ टाइप्स है, तो वो कौन से है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्पेक्ट्रल क्लासेस ऑफ स्टार है वो उनके एनर्जी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं. अगर स्टार आपको अपीयरेंस में ब्लू टाइप दिखता है तो उसको ओ स्टार या ओ टाइप स्टार कहा जाता है. थोड़ा सा ब्लूइश टू वाइट तक आप देखोगे तो वो बी टाइप में जाएगा. अगर स्टार वाइट या मिल्की वाइट टाइप है तो वो ए स्टार बनेगा. स्टार अगर कंप्लीटली वाइट दिखता है तो वो एफ टाइप होता है. स्टार अगर थोड़ा ब्लूइश वाइट है तो वो बनेगा जी कैटेगरी में. स्टार अगर ऑरेंज ब्लूइश ऑरेंज है तो वो बनेगा के कैटेगरी में. एंड स्टार अगर टोटली आपको ऑरेंज टू रेडिश कैटेगरी में दिखे कलर में दिखेगा तो वो एम कैटेगरी में आएगा. तो आई एम आस्क यू हियर कि आपका जो सन है, आप जो सन देखते हो वो किस कलर में दिखता है आपको ये स्पेक्ट्रम में. यस, कोई बताएगा सन का कलर क्या दिखता है आपको, हाउ यू सी द सन. देखा है कि नहीं कभी सन को आपने, Yes. कैसा दिखता है कलर वाइज. सर टाइप में आना चाहिए. सॉरी, कैन यू रिपीट. F और G टाइप. ओके, यहाँ पे हमारा जो सन है वो ये दोनों के बीच में दिखता है हमें, बराबर है. जी और के बीच में उसका कलर है कहा तो भी. तो अकॉर्डिंग टू yes. दिस सरफेस टेम्परेचर स्केल आप बता सकते हो कि सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा सन के. फ्रॉम ऑब्जर्विंग इट्स कलर सन का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा. एक्चुअली Near about About 10,000. 4,900. यस, Sir, it's 6,000 degrees Celsius. या इट 6,000, बट आप अगर देखोगे तो ये जी से लेके एफ के कैटेगरी में है हमारा सन. अगर तो यहाँ पे होगा, एक्चुअली ये केल्विन नहीं होना चाहिए, बट जो सन का टेम्परेचर है सरफेस का वो 6,000 डिग्री सेल्सियस है. ओके, तो बाय यूजिंग दिस स्केल, कलर स्केल और स्पेक्ट्रम स्केल ऑफ सरफेस टेम्परेचर, आप किसी भी स्टार को ऑब्जर्व करके उसका जो सरफेस है, उसके सरफेस की जो रेडिएशन है उसको ऑब्जर्व करके उसका टेम्परेचर बता सकते हो. ओके, आपको अगर इसे एक्सपेरिमेंट भी करना है तो आपका जो कुकिंग गैस है उसका कलर कौन सा होता है, कुछ आइडिया है आपको. आपका जो कुकिंग गैस जब बर्न होता है तो उसका कलर थोड़ा ब्लूइश होता है, बराबर है, ब्लूइश टू थोड़ा रेडिश के बीच में. तो उसका टेम्परेचर आपको यहाँ पे मिलेगा इतने कैटेगरी में. ठीक है, आप जब कैंडल बर्न करते हो तो उसका जो कलर है कैंडल बर्न करने का वो येलो होता है. तो येलो कलर मीन्स जी कैटेगरी, तो उसका जो टेम्परेचर है वो इस कैटेगरी में आएगा. और जब आप कोई मीन्स टेम्परेचर वाइज जैसा नीचे नीचे जाओगे और कम कम होता जाएगा तो वो ऑरेंज में जाएगा, ऑरेंज के बाद रेडिश में जाएगा और बाद में वैसा वो कलर डार्क होते होते फिर वो कूल आउट हो जाएगा. तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर स्केल हमने स्टार्स के टाइप्स यहाँ पे सेग्रीगेट किए हैं. ओके, नीचे भी आप देख सकते हो कि ये यही टाइप्स यहाँ पे कलर कोडिंग में दिए गए हैं नीचे. तो दिस इज द स्टार्स टाइप. ओके, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड एनर्जी. तो हम ये स्टार के टाइप्स आगे जाके हम जब ऑब्जर्वेशन लेंगे या कुछ स्टडी करेंगे तो हम बता सकते हैं कि उसके सरफेस का टेम्परेचर क्या है एंड वो कौन से कैटेगरी में आता है. ओ कैटेगरी में ए एफ टाइप स्टार है, के टाइप स्टार है या एम टाइप स्टार है. ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे आप वापस.
ठीक है, तो स्टार्स के बारे में जितना अभी हमने स्टडी किया, दैट इज द हाफ पार्ट और हाफ लाइफ साइकिल। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार का जो एंड है, जब स्टार एक्सप्लोड होता है तो वो किस टाइप में एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोड होने के बाद उसका जो एंड बनता है उसके हिसाब से भी स्टार के टाइप्स डिवाइड किए गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसी को हम देखेंगे कि आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ स्टार, स्टार का क्या होता है और उससे क्या इफेक्ट आता है यूनिवर्स में। ओके, सो बिफोर डूइंग दैट, द लास्ट सेक्शन ऑफ टुडेज लेक्चर, मैं आपको एक कंपैरिजन बताना चाहता हूँ कि स्टार्स कितने बड़े होते हैं एज कंपेयर टू आवर एग्जिस्टेंस इन यूनिवर्स। तो छोटा सा वीडियो है, आप वो वीडियो आप देखिए ताकि आपको ये कंपैरिजन पता चले, एंड देन वी टेक योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। ओके, सो ये एक वीडियो है, आप यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यू कैन सी द डिस्टेंस ओवर हियर एंड द shape of that particular element.
ओके, सो ये पूरा एक कंपैरिजन था कि हमारा अर्थ या स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स टू बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स, ये कंपैरिजन था। आपको अभी आइडिया आया होगा कि स्टार्स कितने बड़े होते हैं और स्टार्स से भी बड़े क्या चीज़ है, मीन्स नेबुलाज है, गैलेक्सीज है, ब्लैक होल्स है। तो ये काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर्स है इन यूनिवर्स के। तो अभी जो आज हमने देखा कि स्टार्स बनते कैसे हैं, उनका लाइफ साइकिल कैसे चलता है, यहाँ तक आपको कुछ डाउट है, क्लैरिटी चाहिए, कोई क्वेश्चन है, तो आप अभी पूछ सकते हो। इन टुमारोज और नेक्स्ट सेशन विल सी हाउ स्टार एंड्स, कि इनका एंड कैसे होता है और उनका इफेक्ट कैसा बनता है पूरे यूनिवर्स में या स्पेस में। तो किसी को कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहता है कोई? यस, हेलो, एवरीबडी इज देयर ना? अर्णव, रितिका, वेदांत, कोई क्वेश्चन है किसी को? हेलो, ओके, तो ठीक है, आज का सेशन स्टॉप करें फिर यहाँ पे आज। Yes, sir. ओके, ठीक है, आई assume that you don't have any question, you understand it very well, because the formation of star is very important when you study universe or cosmology, because star plays very important role in this whole universe. Okay, so आज के लिए इतना ही, विल कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन, उसमें हम देखेंगे स्टार का एंड कैसा होता है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू बीन हियर।